अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है पलवशा खान ने, हैदराबाद, पाकिस्तान से। इंसानों के साथ जिंदगी में कई ऐसे वाक़यात होते हैं जो इंसान मरते दम तक नहीं भूल सकता। कई ऐसे भयानक होते हैं, कई ऐसे यादगार होते हैं, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे अजीब व गरीब होते हैं, इंसान जब भी उन लम्हों के बारे में सोचता है तो उसके वजूद पे एक झुरझुरी सी आ जाती है, एक कपकपाहट सी, और उन लम्हों को याद करके वो बेइंतहा खौफजदा हो जाता है। ये कहानी है मिसेस मुनीर अहमद की, जिनका असली नाम है रुखसाना। रुखसाना बेगम को अल्लाह ताला ने खूबसूरत शक्ल सूरत से नवाजा था। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन इतना जरूर लिखना और पढ़ना जानती थी कि जिस दौर में खवातीन बिल्कुल ही अनपढ़ होती थीं, उनको वालिदैन सिर्फ सिलाई, कढ़ाई, खाना पकाना और इस तरह के घर के जितने भी काम होते हैं वो सिखाए जाते थे, ताकि दूसरे घर के अंदर जाकर वो इन कामों को अंजाम दे सके। लेकिन रुखसाना ने इतना जरूर स्कूल में पढ़ लिया था कि वो बहुत कुछ लिख सकती थी, रिसालों में पढ़ सकती थी। जब वो जवान हुई, भरपूर खूबसूरती के साथ एक ऐसा वजूद था जो भी रुखसाना की तरफ देखता ही रह जाता। कराची की आबादी उन दिनों में इतनी ज्यादा नहीं थी। मुख्तलिफ कॉलोनियां बन रही थी, मुख्तलिफ अपार्टमेंट बन रहे थे। आज जो कराची का हाल है, जो ट्रैफिक जाम है, ऐसा कुछ भी नहीं था। रोशनियों का शहर कहा जाता था, लोगों के ख्वाबों का शहर था। दूर दराज से लोग कराची कमाने के लिए आते थे, और कराची इतना खूबसूरत रोशनियों का शहर था कि जो भी उस शहर में आता वो उसे अपने अंदर जगह दे देता। जिस छोटे से गांव का उसका ताल्लुक था, वहीं पे ही उसके लिए जिस शख्स का रिश्ता आया, वो एक इंतहाई पढ़ा लिखा नौजवान था, इंतहाई खूबसूरत, और वो बड़े शहर में एक नौकरी करता था। वैसे तो उसके कई रिश्ते आ चुके थे, लेकिन वालिदैन ने जब इस रिश्ते को देखा तो फौरी तौर पे हां कर दी, और यूं रुखसाना वहां से ब्याह के कराची जैसे बड़े शहर में आ गई। शौहर बहुत ज्यादा प्यार करने वाला था, बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला। शादी के दिनों में ही शौहर को अंदाजा हो गया कि जिस हसीनो जमील बीवी को वो ब्याह कर लाया है, वो वाकई एक फर्माबरदार, प्यार करने वाली, इज्जत करने वाली, बेइंतहा ख्याल रखने वाली बीवी थी, और वो अपने शौहर के साथ बहुत ज्यादा मुखलिस थी। शौहर ने भी बीवी के लिए दिन रात मेहनत की। वो चाहता था कि वो कराची जैसे बड़े शहर में किराए के मकान में रहता है, लेकिन वो एक अपना फ्लैट खरीदे, बड़ा सा फ्लैट, जहां पे वो अपनी बीवी के साथ रहे, वहीं पे उसके बच्चे हों, और ऐसा ना हो कि बच्चे पैदा हों तो उन्हें मालूम हो कि वो एक किराए के घर में रहते हैं। मुनीर अहमद ने दिन रात मेहनत की। रुखसाना ने भी उसका साथ दिया, पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। देखते ही देखते उनके पास इतने पैसे तो जुड़ गए कि वो अपने लिए एक बेहतरीन अपार्टमेंट ले सकें, लेकिन उन दोनों की जिस बात की शदीद ख्वाहिश थी वो थे बच्चे।
बेटा या बेटी कोई भी इस दुनिया में आ जाए तो आज उनके ख्वाब पूरे हो जाते हैं। उनके ख्वाब बहुत बड़े नहीं थे, बस यही ख्वाब थे कि अपना घर हो और उसमें छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए नजर आएं, वो उनकी परवरिश कर सकें और उनकी शादियों तक जिंदा रहें। जब उनकी शादियां हो जाएं तो फिर सुकून से इस दुनिया को खैर आबाद कह दें और अबदी नींद सो जाएं। वहीं एक ख्वाहिश तो पूरी हो गई, कई साल लगे कि एक ऐसी जगह पे जहां पे कई अपार्टमेंट बने हुए थे, वहीं उन्हें एक बड़ा सा अपार्टमेंट मिल गया। 3 कमरों पे मुश्तमिल वो एक ऐसा अपार्टमेंट था जिसके अंदर आप दाखिल होते तो एक राहदारी सी बनी होती। वहीं लेफ्ट साइड पे ही 2 कमरे थे, आगे एक बड़ा सा ड्राइंग रूम था और उसी के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा बेडरूम और साथ में बना हुआ एक बड़ा सा किचन। जब पहली दफा मियां बीवी इस घर को देखने के लिए आए थे तो 2 ऐसे शख्स जिनका ख्वाब था अपना घर, और जब इस बने हुए अपार्टमेंट को देखा तो खुशी की उनकी कोई इंतहा ना रही, क्योंकि उनके पास इतने पैसे जुड़ चुके थे कि वो इसको खरीद सकें। और यूं मिसेस मुनीर ने और उनके शौहर मुनीर ने इस खूबसूरत से अपार्टमेंट को खरीद लिया। जहां बीवी की ख्वाहिश थी उसके यहां गोद हरी भरी हो, उसकी औलाद हो, वहां उसका शौहर मुनीर अहमद भी चाहता था उसके यहां औलाद हो, लेकिन दोनों के यहां औलाद ना हुई। वो कई डॉक्टरों के पास गए। डॉक्टरों ने जितने भी चेकअप उस वक्त में मौजूद थे उन दोनों के मुकम्मल चेकअप, मुकम्मल टेस्ट करने के बाद बताया कि आप दोनों मेडिकली बिल्कुल ठीक हैं, बीवी में या शौहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके यहां बच्चा हो जाएगा। डॉक्टर जो भी एक इलाज बताते हैं वो दोनों इलाज भी करते रहे, लेकिन कोई रिजल्ट ना मिला तो डॉक्टर बदल लिया, फिर हकीम बदल लिया। जो कोई औरत या मर्द कोई भी टोटका बताता वो टोटका तक कर डालते, लेकिन जिनके नसीबों में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। मुनीर अहमद ने उस घर को, उस फ्लैट को खूबसूरत सामान से भर दिया। हर वो चीज जो इंसान ख्वाहिश करता है कि मेरे घर के अंदर मौजूद हो, उस घर में हर चीज मौजूद थी। अगर उस चीज में किसी चीज की कमी थी तो वो थे फूल जैसे बच्चे, चहचहाते शरारते करते बच्चे, जिनके भागने दौड़ने की आवाज मां बाप को एक नशा सा देती है, एक मोहब्बत का नशा, एक सरूर का नशा, कि बाप जब दफ्तर से, बाहर से, कारोबार से, दुकान से, कहीं से वापस आता है, जैसे ही दरवाजा बीवी खोलती है बच्चे भागते हुए अपने बाप से लिपट जाते हैं तो उसकी तमाम दिन की थकावट दूर हो जाती है। उन बच्चों का बाप से चिमटना, बाप को गले लगाना एक ऐसी दवा समझ लीजिए कि वो दवा मिलते ही बाप की सारे दिन की थकन दूर और चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट आ जाती है कि फौरन उनको गोद में उठा लेता है और चूमना शुरू कर देता है। एक आवाज आती है, बाबा आ गए, बाबा आ गए। जब वो दरवाजे पे पहुंचता, उस घर की बेल को बजाता तो वहां बाबा कहने वाला कोई ना होता, लेकिन एक बीवी मुस्कुराते हुए मुनीर अहमद के लिए दरवाजा खोलती। मुनीर अहमद को जहां बेइंतहा घर की सामान चीजें, हर वो चीज जिसके अंदर मुनीर अहमद की खुशबू बस जाती, वो एक बेहतरीन खुशबू लगाते, बेहतरीन कपड़े पहनते, उनका खाना पीना पहनना सब कुछ बेहतरीन था। अब उनके पास खुदा का दिया सब कुछ था सिवाय बच्चों के। अब वो वक्त गुजारने के लिए वहीं पे दूर एक, उन दिनों में कराची में एक सिनेमा होता, टैक्सियां चलती थीं, वो दोनों टैक्सी में सवार होते और उस सिनेमा के यहां पहुंच जाते। उस वक्त की जो भी फिल्म लगी होती वो उस फिल्म को देखते और एंजॉय करते। वक्त गुजरता रहा, घर सामान से भर गया, जेवरात, हर तरह के जेवरात उसने
रुखसाना को ला कर दिए, जूते कपड़े हर चीज ला कर दी। लेकिन वो वक्त आ गया जब उन्हें दोनों को एहसास हो गया अब उम्मीदें खत्म हो गई। अब वो कभी मां बाप नहीं बन सकते, वो मियां बीवी ही रहेंगे। वो दो कपल, वो दो प्रेमी जो आपस में प्रेम करते हैं, वो पहले मियां बीवी और मियां बीवी से फिर मां बाप बन जाते हैं, वो मियां बीवी ही रहे। अब दोनों की उम्रें वो हो चुकी थी कि बुढ़ापे की दहलीज पे वो कदम रख चुके थे। और इंसान जब बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख लेता है तो उसके बाद उसके सारे ख्वाब टूट चुके होते हैं, बिखर चुके होते हैं, वो ख्वाब देखना छोड़ चुका होता है। बिल्कुल सेहतमंद, ठीक ठाक, कोई प्रॉब्लम नहीं कि वहीं पे एक दिन मुनीर साहब घर में लेटे हुए थे, बीवी से चाय की फरमाइश की। वो हमेशा चाय के ऊपर, चाय के साथ डबल रोटी के ऊपर मक्खन लगाती, जैम लगाती, एक सैंडविच सा बनाती और दोनों मियां बीवी अपना अपना बैठ के सैंडविच खाते, चाय पीते। वो उनके लिए चाय और सैंडविच बनाने के लिए गई, वो अपने बिस्तर पर ही बैठे थे कि एकदम से उनकी अजीब सी एक आवाज आई। बीवी को पुकारा, सीने पे हाथ रखा हुआ था। भागती हुई बीवी गई, क्या देखती है, सीने में एक ऐसा दर्द उठा और उसके बाद गिरे। बस चंद लम्हे ही थे, वहां एक मुर्दा वजूद पड़ा था। वो वजूद अभी जो कुछ देर पहले बातें कर रहा था, वो वजूद जिसकी आंखें झपक रही थी, वो वजूद जिसके हाथ पांव मूव कर रहे थे, वो जिसका चौड़ा सीना सांस ले रहा था, वो वजूद जो बीवी से बातें कर रहा था, अब आंखें बंद किए ऐसे बेजान पड़ा था कि उसकी रूह उसमें से निकल चुकी थी। वो दोनों जो अपनी मस्ती में मगन रहते थे, आज दुनिया उजड़ चुकी थी। मुनीर अहमद साहब इस दुनिया से जा चुके थे। मनो मट्टी तले उनको दफन किया जा चुका था और मिसेस मुनीर अकेली रह गई। उनका वैसे भी इर्द गिर्द के जितने भी फ्लैट बने हुए थे उनसे बहुत कम मिलना जुलना था, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। बच्चे कभी कभी उनके घर खेलने के लिए आ जाते थे। वो बच्चों के लिए टॉफियां लेकर रखती थी और उनके शौहर भी बच्चों के लिए खाने पीने की टॉफियां लेकर आते। उस दौर में जो चॉकलेट और टॉफियां मिलती वो ले आते थे। यूं बच्चे शौक से उनके घर आते और वो उन बच्चों को टॉफियां और चॉकलेट देते। मुनीर साहब जब इस दुनिया से चले गए तो उस घर की हर शय में मुनीर साहब के वजूद की खुशबू बसी हुई थी। रुखसाना को लगता था वो जिस चीज को भी हाथ लगाती है उसके साथ यादें जुड़ी हैं, उस प्यार करने वाले शौहर की जिसने सब कुछ होने के बावजूद भी शादी नहीं की थी। वो चाहता तो दूसरी शादी कर सकता था। रुखसाना ने उनसे कहा भी था, मुझे पता है हम दोनों में मसला नहीं है, लेकिन अभी तो आपको तो बच्चे चाहिए, तो मैं आपको इजाज़त देती हूँ आप दूसरी शादी कर लो। तो वो कहते थे, नहीं, अगर रब ने मेरे नसीब में बच्चे लिखे हैं तो तुमसे ही हो जाएंगे, और अगर रब ने नहीं लिखे तो हो सकता है मैं कोई और शादी कर लूँ, उससे भी बच्चे ना हो तो एक तो तुम्हारी मोहब्बत को मैं बांट नहीं सकूंगा। मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ, जो तुमने मुझे इज्जत, केयर और प्यार दिया है, मैं उसको कैसे किसी और औरत के साथ बांट दूँ। और अगर फर्ज करो शादी कर भी लेता हूं, उसको इज्जत ना दे सका तो यह भी तो बेइंसाफी होगी, क्योंकि शादी के मुतल्लिक कहा गया है तब शादी करो जब बराबरी कर सको, दोनों को बराबरी इज्जत दे सको, बराबर की मोहब्बत दे सको। और वो कहते मैं इस चीज का कायल हूं, मर्द दो औरतों में बराबर की मोहब्बत कभी नहीं कर सकता। और इस पे मेरा ज़ाती भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मर्द अगर किसी औरत से शादी करता है दूसरी, तो मुझे इतनी तकलीफ होती है कि वो औरत जब रात को सोती होगी, जो पहली बीवी है, जब उसे एहसास होता होगा उसका शौहर किसी और औरत के साथ आज सोया है, वो बेशक उसकी निकाह वाली जायज़ बीवी है, लेकिन उसके ऊपर क्या तकलीफ गुजरती होगी ये सिर्फ औरत महसूस कर सकती है।
हाँ, कहना बहुत सारी औरतें होती हैं, उनको तकलीफ नहीं होती, वो अपने शौहर से प्यार नहीं करती, उनको पैसे से गर्ज होती है। वो कहते हैं पैसा दे दो, जो मर्जी करते रहो। जो औरत अपने शौहर से प्यार करती है वो अपने शौहर को किसी और औरत के साथ तकसीम नहीं कर सकती, वो चाहे उसकी दूसरी तीसरी बीवी ही क्यों ना हो। मोहब्बत का रिश्ता, मोहब्बत का जज्बा, ये ताल्लुक ही ऐसा होता है, या आपसे बर्दाश्त ही कहां होता है कि आप जिससे प्यार करते हैं उस प्यार को किसी और के हवाले कर दें और वो किसी और के साथ जिस्मानी ताल्लुक बना रहा हो, आपको परवाह नहीं होगी। ऐसा मुमकिन ही नहीं, तो बराबरी हो ही नहीं सकती। बहुत सारे लोगों को मेरी इस बात पे इत्तेफाक ना हो, मेरा कहना यह है मोहब्बत बांटी नहीं जा सकती। हां, कुछ बुजुर्गों का कहना है मोहब्बत को बांटा नहीं जाता, मोहब्बत को ज़र्ब जरूर दी जाती है। वो बच्चों की हद तक है, बीवी की हद तक नहीं। खैर, अब उस घर की हर चीज के साथ एक ऐसा लगाव था, हर चीज से मुनीर अहमद साहब की खुशबू आती थी। तो बच्चे जब खेलने के लिए आते तो उसे डर होता बच्चे किसी चीज को तोड़ ना दें। उसे इस घर से, इस घर की हर चीज से इसलिए प्यार था, उसकी खुशबू, उसकी यादें मुनीर अहमद साहब से जुड़ी थीं। तो जब बच्चे आते तो उनके सर पे इस तरह खड़ी हो जाती है, वो किसी चीज को छेड़ ना दें, क्योंकि वो भागते कूदते एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते, तो डर होता कोई चीज टूट ना जाए, गिर ना जाए। अक्सर वो मुनीर साहब की याद को ताजा करने के लिए मिसेस मुनीर सिनेमा में मूवी देखने के लिए जाती। पहले शौहर के साथ जाती थी, लेकिन अब अकेले जाना पड़ता। कुछ दिनों से वो बड़ी उदास थी, उन्हें अपने शौहर की बहुत याद आ रही थी। उन्हें सारा दिन कामकाज किया और उन्हें पता चला वो फलां जगह पे जो सिनेमा है वहां रात को एक शो लग रहा है, तो चलो मूवी ही देख आते हैं। ये आदत उनको शौहर के साथ पड़ी थी। अच्छी बात उनके लिए यह थी कि शौहर मरने से पहले इतना कुछ जमा कर गए थे और बैंक में जमा करा दिया था कि उनको मरते दम तक हर महीने इतनी बैंक से पैसे मिल जाते थे कि वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी। उनकी एक सबसे बड़ी जो टेंशन थी वो शौहर मरने से पहले ख़त्म कर गए थे, जब उनके बच्चे नहीं हुए थे और वो जवानी के दहलीज को अबूर करके बुढ़ापे की तरफ गए थे। तो शौहर जानते थे कि अगर मैं ना रहा तो मेरी बीवी का कौन सहारा बनेगा, बच्चे तो हैं नहीं। तो ऐसा सिस्टम बैंक के ज़रिए बना गए थे कि वो मरते दम तक बीवी को पैसा मिलता रहेगा। हर महीने उनको इतना अच्छा खासा पैसा मिल जाता, सेविंग भी थी, कि वो सुकून से जिंदगी गुजार रही थी। उस दिन आसमान पर बादल आए हुए थे, बिजली चमक रही थी। ये जिसको हम रोमांटिक मौसम कहते हैं, आसमान पे बादल और बिजली का चमकना हमें बहुत अच्छा लगता है। अनदेखे वजूद भी इस मौसम को खूब एंजॉय करते हैं, जिनको हम अपनी जुबान में जिन्नात कहते हैं। वो तैयार हुई, बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अब भी उनके चेहरे को देख के लगता था कि जवानी में बेइंतहा खूबसूरत रही होंगी, बुढ़ापे के अंदर भी खूबसूरती की झलक मौजूद थी। बेहतरीन लिबास पहना, खुशबू लगाई, तैयार हुई, बैग उठाया और चल पड़ी। वैसे भी अब जिंदगी की रूटीन इतनी हो गई थी, वो किसी से भी नहीं मिलती थी। हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन के लिए वो मार्केट जाती, बेकरी का सामान, दूध, अंडे, खाने पीने का सामान, सब्जियां और इतना राशन ला के घर के अंदर रख लेती थी कि अगले 15 दिन के लिए उनको बाहर जाने की जरूरत ना पड़ती। घर में म्यूजिक लगाकर सुनती, अपने शौहर के साथ जिन गानों को एंजॉय करती थी उन गानों को सुनती और अपने वक्त को बेहतरीन तरीके से गुजारती। उनका गली वालों से मिलना बिलाना बहुत कम था। जैसे ही रात के 9 बजते थे वो अपने घर को अंदर से ताला लगा, कुंडी लगा देती थी और सोने के लिए चली जाती थी, क्योंकि
वो सुबह जल्दी उठने की आदी थी और रात को 9 से 10 के दरमियान लाजमी सो जाती थी। इंसान जब अकेला होता है तो मिलना मिलाना बढ़ा देता है, लेकिन उनने अपना मिलना मिलाना बिल्कुल ही खत्म कर दिया था, सिवाय बच्चों के जो कभी कभी अब आते थे। अब वो उनको भी डांटती थी, क्योंकि जब बच्चों ने ज्यादा शरारतें की थी तो काफी उनका सामान तोड़ दिया था। इसलिए अब वो अकेले ही वक्त गुजारना चाहती थी, अपनी शौहर की यादों को ताजा करके। उस दिन टैक्सी में बैठ के वो जैसे ही उस सिनेमा के बाहर पहुंची तो रिमझिम बारिश की शुरू हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। रात का आखिरी शो था जो लेट नाइट होता है, चलने जा रहा था। वो भी एक लाइन में लग गई। वहीं वो लाइन में ही लगी खड़ी थी कि सर्दी भी थी और मौसम भी बारिश वाला था, तो उन्होंने गर्म सा कोट पहना हुआ था, ऐसा लिबास पहना हुआ था कि उनको सर्दी ना लगे। कि वहीं पे उनकी निगाह पड़ती है बिल्कुल ही साइड पर एक बच्ची जिसने लंबा सा कोट पहना हुआ है, एक बॉक्स जिस तरह बच्चों के जूते होते हैं, छोटा सा डब्बा होता है जूते वाला, वो अपनी बगल में पकड़ा हुआ है और उसकी नीली आंखें हैं। खूबसूरत सी बच्ची है, उसकी 2 पोनियां बनी हुई हैं और तकरीबन उसकी उम्र 7 से 8 साल होगी। वो साइड पे खड़ी है और वो खड़ी मिसेस मुनीर को देख रही है। मिसेस मुनीर की जैसे ही निगाह उस बच्ची पे पड़ी तो वो एकदम से उसको देखकर मुस्कुराई। बच्चों को देखकर हमेशा मुस्कुराती थी। उस लड़की ने भी मिसेस मुनीर को, जो मुसलसल घूरे जा रही थी, देखकर मुस्कुराहट दी। और मिसेस मुनीर ये देखना शुरू हो गई इधर उधर इसकी वालदा कहीं करीब मौजूद होगी या टिकट लेने गई होगी या अपने बाप के साथ या किसी के साथ आई होगी। तो इधर इधर देखा तो कोई नहीं, लड़की अकेली ही खड़ी थी और चलती हुई उनके पास आ गई। मिसेस मुनीर ने उसके सर पे प्यार से हाथ फेरा तो वो लड़की बोली, क्या आप मेरी मदद करेंगी? हाँ हाँ, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर करूंगी, बताओ कैसी मदद चाहिए तुम्हें? उन्हें तो वैसे ही बच्ची पे प्यार आ रहा था। खूबसूरत सी नीली आंखों वाली, गोल मटोल चेहरे वाली, गोरी चिट्टी सी वो बच्ची, लिबास भी बहुत अच्छा पहना हुआ था, कोट भी बहुत अच्छा पहना हुआ था, किसी अच्छे घर की लग रही थी और वो मदद मांग रही थी। हाँ हाँ बोलो। मुझे मूवी देखनी है, मुझे टिकट लेना है, लेकिन ये बड़ों के बगैर बच्चों को टिकट नहीं देते। अगर कोई बड़ा साथ हो और वो बच्चे की टिकट ले तो फिर बच्चे अंदर जा सकते हैं। उसने मुट्ठी खोली, उसकी मुट्ठी में पैसे थे। ये देखें, ये टिकट के पैसे हैं, मेरे पास पैसे भी हैं, आप मेरी टिकट ले देंगी? मैं आपके साथ अंदर चली जाऊंगी, मुझे अकेली को टिकट नहीं देंगे। अब वो कह चुकी थी कि अगर मेरे बस में हुआ तो मदद करूंगी, तो इनकार न कर सकी। बोली, तुम्हें इतना शौक है इस उम्र में मूवी देखने का? अच्छा ठीक है, रुको मैं तुम्हारी टिकट लेती हूं। बच्ची ने पैसे आगे कर दिया कि नहीं, मैं अपने पैसे से लूंगी। उन्होंने पैसे पकड़ लिए। जब उनकी बारी आई, उन्होंने कहा 2 टिकटें, एक बच्ची की, अपनी दोनों की टिकटें ले ली और टिकटें लेके वो दोनों अंदर दाखिल हुई। वहां टॉर्च लिए हुए एक शख्स दरवाजे के अंदर खड़ा होता है, क्योंकि लाइटें सिनेमा की बुझा दी जाती हैं और वो टॉर्च लिए हुए आपको रास्ता दिखाता हुआ जाता है। जो आपकी टिकट के ऊपर सीट नंबर लिखा होता है, आपकी सीट पे आपको बिठाकर वापस चला जाता है। अभी शो पूरा भरा हुआ नहीं था, रात का शो। वो दोनों चलती हुई एक जगह पर जाकर बैठ गई। उसको उस टॉर्च वाले ने, जिसने टिकट चेक की थी, बिठा दिया। इर्द गिर्द कोई भी नहीं बैठा था, वो अकेली ही थी। लड़की जैसे ही अपनी सीट पे बैठने लगी, उसने अपना लॉन्ग कोट, सर्दी से बचने के लिए जिसने पहना हुआ था, उतार दिया। मिसेस मुनीर ने जेब से टॉफी निकाली जो अपने लिए वो खाने के लिए रखती थी, उस लड़की को पेश की, जो उस लड़की ने टॉफी ले ली। मिसेस मुनीर उससे बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोमिल है। मोमिल? जी। मोमिल, एक बात बताओ, तुम इस उम्र में मूवीज देखने की शौकीन हो क्या? उसने गर्दन सिर्फ हिलाई, मुंह से जवाब ना दिया कि हाँ मैं शौकीन हूं।
तो तुम अकेली कैसे आ गई? तुम्हारे माँ बाप साथ कोई नहीं आया? उसने इनकार वाली सूरत में गर्दन हिला दी, जैसे कह रही हो नहीं, कोई नहीं आया। तो तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं जो तुम्हें इजाजत दे देते हैं? हैरत की बात है, इस टाइम रात का शो है और तुम्हारे वालिदैन ने छुप के आई हो, क्या किया है? तो वो चुप बैठी रही, उसने गर्दन नहीं हिलाई। मिसेस मुनीर उससे बोली, और ये तुम्हारे ये डब्बे में क्या है, जिसको उसने अभी तक अपनी बगल में पकड़ा हुआ था मजबूती से? ये मेरा अकड़ू है। क्या कहा? अकड़ू? अकड़ू क्या? ये बहुत अकड़ता था, इसके अंदर बहुत अकड़ थी। मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। तो ये अकड़ू है, अकड़ू। अच्छा, ये अकड़ू, तो अकड़ू तुम डब्बे में क्यों लेके फिर रही हो? मैंने इसे डब्बे में कैद कर दिया है। कैद कर दिया है? अब वो बच्ची मासूमाना बातें कर रही और मिसेस मुनीर को उसकी बातें अच्छी लग रही। भाई तुमने क्यों कैद किया अकड़ू को? ये रहता था अपने घर में, फिर मैं भी इसके साथ रहना शुरू हो गई। सब शुरू में बहुत अच्छा था, फिर पता नहीं क्यों इसको मुझसे प्रॉब्लम हो गई। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इसको मुझसे मुसलसल प्रॉब्लम थी, मसला ही बढ़ता जा रहा था। तो फिर इसने मुझे फैसला किया ये मुझे घर से निकाल देगा, और मैंने उसे कहा नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं इसी घर में रहूंगी। और फिर वो भी जिद पे अकड़ गया कि नहीं, तुम्हें जाना होगा। और फिर मुझे भी गुस्सा आ गया, और जब मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उस अकड़ू को पकड़ा, कान से पकड़ा और कान से पकड़ के इस डब्बे में बंद कर दिया। मैंने कहा अगर इस घर में मैं भी नहीं रहूंगी तो तुम भी नहीं रहोगे। अब वो अकड़ू इस डब्बे में बंद है, मैंने भी वो घर छोड़ दिया। अब एक बच्ची की ऐसी अजीब सी या मासूमाना सी बातें कह लीजिए, वो सुन के हैरान हुई कि बच्ची ये कैसी बातें कर रही है। तो तुम मोमल नाम बताया ना? हाँ। उसने कहा हाँ। मोमल, तुम अकड़ू को हर वक्त अपने साथ लेकर फिरती हो? हाँ, ये मेरा अकड़ू है ना, मैं इसको अपने हर वक्त साथ लेके फिरती हूं। ये बाहर ना निकले, कहीं जाए ना। ये निकल गया तो मैं किसी और को बंद करूंगी। अब मजीद जैसे ही मिसेस मुनीर ने उससे सवाल किया, तो वो मूवी जो शुरू हो चुकी थी उसकी तरफ यूं देखना शुरू हो गई जैसे कहना चाह रही हो कि अब इतने सवाल कर लिए हैं भाई, मुझे मूवी का शौक है, अब मूवी देखने दो। क्योंकि मिसेस मुनीर भी मूवी देखने के लिए आई थी, लेकिन उस बच्ची से बातें करना उसको इतना अच्छा लगा हुआ, जिसने बड़े सलीके से बाल बनाए हुए थे, नीला जो उसने नीचे कमीज लॉन्ग कोट के नीचे पहना था सर्दी से बचने के लिए, उस लॉन्ग कोट के नीचे जो लिबास था उसका, वो भी शानदार लिबास था, जो एक इस चीज की आगाही करता था कि वो किसी खाते पीते अमीर घराने की लड़की है। और फिर वो दोनों मूवी देखने में मसरूफ हो गई। मिसेस मुनीर को एक टेंशन थी कि बाहर बारिश अगर तेज हो गई तो जैसे ही मूवी खत्म होगी मुझे जल्दी से बाहर निकलना है, ताकि मैं जल्दी से टैक्सी पकड़ सकूं। अकेली औरत हूं, ये ना हो टैक्सियां मौजूद हों, कोई और टैक्सी ले ले तो मेरे लिए वापस पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने मूवी देखी, जैसे ही मूवी खत्म हुई दोनों जल्दी से बाहर आई, लेकिन मिसेस मुनीर उसे छोड़कर जल्दी से टैक्सी की तरफ गई। और क्या देखती हैं, टैक्सी वाला खाली है। उसे अपना एड्रेस बताया, चलना है, रेट तय हुआ, उसने कहा जी चलें। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो अपने डब्बे को, लॉन्ग कोट पहने हुए डब्बे को बगल में दबाए उस फिल्म के बाहर, सिनेमा के बाहर जो पोस्टर लगे होते थे बड़े बड़े उस फिल्म के, वो अभी भी खड़ी उन पोस्टर को देख रही थी। मिसेस मुनीर मुस्कुराई और बोली, भाई कैसे माँ बाप हैं जो बच्ची को इस तरह बाहर भेज दिया है, कैसे लापरवाह से माँ बाप हैं। वो टैक्सी में बैठी और घर पहुंच गई।
वो बहुत खुश थी, बहुत अच्छी मूवी थी, आज उनका वक्त बहुत ज़बरदस्त गुजरा था। लेकिन घर पहुंचते ही फिर से यादों ने आकर घेर लिया कि अगर आज शौहर ज़िंदा होते तो जैसे हम वापस आकर फिल्म के ऊपर डिस्कस करते थे, वो सीन ऐसा था, हीरोइन ने ये किया, हीरो ने वो किया। आज कोई बातें करने वाला नहीं था। जाते ही वो जल्दी से गरम गरम लिहाफ के अंदर सो गई, क्योंकि बाहर बरसती बारिश ने सर्दी में और ज़्यादा इजाफा कर दिया था। अगले दिन वो उठी, उनकी जिस तरह रूटीन थी, बाहर तो जाती नहीं थी, मिलना मिलाना कोई था नहीं, सर्दियां थी, बच्चे भी बहुत कम आते थे। उठी, अपना नाश्ता किया, दिन की रूटीन सारे काम शाम किए, यहां तक कि रात हो गई। जैसे ही रात हुई, मिसेस मुनीर सोने के लिए अपने बिस्तर के अंदर लेट गई। अभी लेटकर लिहाफ अपने ऊपर लिया ही था कि बाहर से बेल की आवाज आई। जैसे ही बेल बजी, उनके मुंह से एक जुमला निकला, भाई ये क्या हुआ, बाहर तो इतनी ठंड है, कौन है जो इस वक्त बेल बजा रहा है? क्या दिमाग खराब हो गया? उनको नहीं पता मैं 9 बजे सो जाती हूं। घड़ी उठा के टाइम देखा, 10 बज रहे थे, रात के 10 बजे। किसने गलती से मेरी बेल बजा दी है, उसको पता नहीं है मेरा, पता नहीं कोई अननोन बंदा होगा, गुजर रहा होगा। उन्हें रजाई मुंह पे की और लेट गई। फिर से बाहर बेल बजी और बेल बजाने वाला मुसलसल बेल बजा रहा था। रजाई को मुंह से हटाया और कहा, क्या मसला है भाई? एक तो इतनी ठंड, ऊपर से इस गर्म रजाई से निकलना अजाब है, और 10 बजे भी कोई किसी की बेल बजाता है? खुद ही चला जाएगा, मैं नहीं जा रही। रजाई मुंह पे ली, फिर बेल की आवाज आ रही, फिर बेल की आवाज आ रही। मजबूरन उठ के बैठ गई कि क्या मुसीबत है, कौन है जो बेल पे उंगली रख के भूल ही गया है कि बेल को बंद भी करना होता है। चलती हुई बाहर गई, कहा, आ रही हूं, बंद करो। इतनी देर से बेल बजा रहे हो, कोई ऐसे भी बेल बजाता है? जब वो दरवाजे पे पहुंची, उन्होंने थोड़ा सा दरवाजा खोला। अभी तक किसी ने बेल पे उंगली रखी हुई थी, बेल अभी भी बज रही थी। वो दरवाजा खोल चुकी और गुस्से से बोली, कौन है? आ तो गई हूं, अब बस करो बेल की। सामने बगल में बॉक्स दबाए मोमल खड़ी थी। मोमल, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं आपसे मिलने आई हूं। मुझसे मिलने के लिए? ये कौन सा टाइम है? रात को? मैं ये अभी वो कुछ कह भी नहीं पाई थी, उनके पास जुमला ही नहीं था कि इसको क्या कहे इस बच्ची को, कि उस बच्ची ने दरवाजा पूरा खोला और अंदर दाखिल हो गई। और वो पीछे खड़ी हैरत से देख रही है कि खुद ही अंदर चल पड़ी है। उन्हें जल्दी से दरवाजा बंद किया और उसके पीछे पीछे जाना शुरू हुई। वो चलती हुई सीधी ड्राइंग रूम में पहुंची और जाते ही सोफे पे धड़म से बैठ गई, बिन बुलाए मेहमान की तरह। अरे अरे अरे, तुम अंदर क्यों आ गई? क्यों? मैं अंदर नहीं आ सकती। उसने कहा, ये टाइम देखा है? और तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? तुम्हें मेरे घर का एड्रेस बताओ ना, किसने दिया? तो आगे से ऐसे चीजों को देख रही है जैसे मैं तुम्हारा सवाल सुन ही नहीं रही। मैं तो अपने जिस मिशन पे आई हूं, जिस काम पे आई हूं, जो मिलने के लिए आई हूं, मैं तो उसके लिए आई हूं। मैं तुमसे पूछ रही हूं। तो एकदम से बोली, आपका नाम रुखसाना है ना? आपको सब मिसेस मुनीर के नाम से कहते हैं? हां, मेरा नाम रुखसाना है और सब मुझे मिसेस मुनीर कहते हैं। तुम कैसे जानती हो? सब जानते हैं, तो मैं क्यों नहीं जानूंगी? सबको पता है। अच्छा, आप बातें ना करें, मैं इसलिए आई हूं, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दें। आज उसने लिबास भी तब्दील कर रखा था। लॉन्ग कोट वही पुराने वाला पहना हुआ था, लेकिन जो नीचे लिबास था आज भी एक शानदार खूबसूरत सा लिबास पहना हुआ था।
बाल बड़े सलीके से बांधे गए थे। वो एक खाते पीते घर की खूबसूरत सी बच्ची थी, ऐसी बच्ची नहीं थी जिसको देख के आप कहेंगे कि मुंह उठा के आ गई है। मतलब अच्छे घर की जो बच्ची होती है, उसकी ड्रेसिंग, उसका बोलना, उसकी खूबसूरती, सलीके से जो बाल बनाए गए थे, सब बेहतरीन था। तुम्हें किसी ने खाना नहीं दिया, अब आप इतनी बातें करेंगी, खाने पे भी मुझे बातें सुनाएंगी। उसने अपने बगल में उस दबाए हुए डब्बे को साइड पे रख दिया था और बोली, मुझे खाना खिलाएं। अरे, उसने सामने लटका हुआ पिंजरा देखा जिसके अंदर एक चिड़िया कैद थी। रंग बिरंगे वो जो तोते कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन तोते उनको कहा जाता है, उनका असली नाम क्या है मुझे भी नहीं पता। वो जो ऑस्ट्रेलियन तोते होते हैं वो एक उसके अंदर कैद थी। पालतू जैसे इंसान पालता है, उनको ज्यादा पाला भी इसलिए जाता है, कहा जाता है कि वो अगर वो इस मुल्क के, इंडिया पाकिस्तान के तो है नहीं, अगर उनको छोड़ा जाए तो कोई और परिंदा उनको दबोच लेता है, तो वो जब पिंजरे में रहते हैं तो खुश रहते हैं। मे बी ऐसा हो, मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो बोली, ये तो गाती भी है, मुझे इसका गीत सुनना है, और उठ के उसकी तरफ जाने लगी। मिसेस मुनीर बोली, रुको रुको रुको, वो सो रही है, ये रात का टाइम है, उसके पिंजरे पे कपड़ा इसलिए डाला गया है कि वो सो जाए। तुम्हें नहीं पता इस वक्त परिंदे नहीं गाते, उनके गाने का टाइम सुबह होता है, जब वो चहचहाते हैं, फिर वो बैठ के गाना भी गाते हैं। रातों को परिंदे सोते हैं, और वैसे भी उसे मत जगाना। लेकिन वो चलती हुई उसके करीब पहुंच चुकी थी, बगैर किसी बात को सुने, जैसे हर बात को इग्नोर कर रही थी, और जाते ही उसने पिंजरे का कपड़ा हटा दिया और देखना शुरू होगी। मिसेस मुनीर एकदम से उठी और कही, ऐसा मत करो, कहा है ना मेरी किसी चीज को मत छेड़ो। तुम तो ऐसे जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई हो जैसे कोई बिन बुलाए मेहमान आ जाता है। और तुम्हारी उम्र क्या है? तुम लगती तो यही हो 7-8 साल की, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारी उम्र 11-12 साल तो जरूर है, बड़ी उम्र की हो, बातें तुम्हारी बड़ी बड़ी हैं। वो एकदम से मुड़ी और बोली, आप मुझे दूध के साथ एक सैंडविच बनाकर दे दें, वो जो आप जैम लगाकर बनाती हैं, वो वाला सैंडविच मैं भी खाऊंगी। घर में जैम तो होगा ना, मुझे जैम वाला एक सैंडविच बना दें, और दूध भी। मिसेस मुनीरा परेशान हो गई कि इसको मैं कैसे निकालूं, क्या करूं। बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दूध भी पिलाती हूं और सैंडविच भी बना कर देती हूं। हाँ, मेरे घर में जैम है, लेकिन वादा करो उसके बाद चली जाओगी। हाँ ठीक है, मैं वादा करती हूं, जैसे मैं खा लूंगी मैं चली जाऊंगी। उन्होंने कहा, ठीक है, बैठो, मैं लेकर आती हूं। मिसेस मुनीर उठी, उनका दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी बिस्तर से उठी। ठंड थी कि आ गई है, घर में घुस गई है, ये तो है कोई 11-12 साल की लड़की। किचन में गई, उसके लिए दूध गर्म किया और उसके ऊपर स्लाइस के ऊपर जैम शैम लगाया। लेकिन अभी वो जैसे ही दूध गर्म कर रही थी, जैम बना रही थी, तो एक बात ने उनको हैरान कर दिया। जब से उन्होंने इस चिड़िया को घर में पाला था, कभी भी इस चिड़िया को रात के टाइम बोलते, स्पेशली गीत गाते हुए नहीं सुना था। अकेली रहती थी, चिड़िया की आवाज को मुसलसल सुनती थी। चिड़िया का एक चहचहाना भी होता है, और एक खास अंदाज में जब चिड़िया बोलती है, उस चहचहाने को गीत कहा जाता है। ये चिड़िया, ऑस्ट्रेलियन तोते कह लीजिए, गीत गा रही है। अगर रात को अंधेरे के टाइम उनके पिंजरे से कपड़ा हटा भी दिया जाए तो वो फिर भी बोल लेते हैं, गुनगुनाते या गीत नहीं गाते। उनके कानों में चिड़िया की गाने की आवाज आनी शुरू हो गई, वो गा रही थी। नामुमकिन था, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि चिड़िया इस तरह गुनगुनाए। जल्दी से उन्होंने बनाया, दूध और सैंडविच लेकर अंदर कमरे में पहुंची तो देखा पिंजरे के ऊपर कपड़ा उसी तरीके पड़ा हुआ है, कपड़ा हटा हुआ नहीं है, लेकिन चिड़िया अंदर ही अंदर गीत गाए जा रही है। जब कपड़ा डाल दिया जाए पिंजरे के ऊपर तो परिंदे सो जाते हैं अंधेरा समझ के, कभी गीत नहीं गाते। वो अंधेरे में भी गीत गा रही थी। वो हैरान हो गई। इससे बड़ा झटका ये लगा कि वो वहां पे मौजूद नहीं थी। हैं, ये कहां गई? मोमल मोमल वो ढूंढती ढूंढती साथ वाले बड़े से कमरे में पहुंची तो क्या देखती हैं, वो
दराज खोले सामने स्टूल पे बैठे उनके शौहर की वो तमाम ज्वेलरी और जो चीज़ें थीं उनमें से एक बड़ा सा खूबसूरत सा लॉकेट निकाल के अपने गले में पहन के शीशे के अंदर खड़ी देख रही है। अरे ये क्या बदतमीजी है, ये तुमने क्या हरकत की है, तुमने मेरी बगैर इजाजत के चीजों को हाथ लगाया और ये तुमने गले में मेरे शौहर का पहन लिया है, मेरे शौहर की यादों का। तुम्हारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब ऐसे ही है, आम सा, कुछ भी नहीं, बस एक यही अच्छा लगा और तो कुछ भी नहीं है। उनका दिल चाहा कि वो शौहर को आवाज दें और कहें इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, कैसे देखो जबरदस्ती आके मेरी चीजों को उठा के पहन रही है और ऐसे दनदनाती फिर रही है जैसे इसका घर हो। पहली दफा ये सोचते ही एहसास हुआ मैं तो अकेली हूं, मेरे शौहर तो मर चुके हैं, मेरे बच्चे भी नहीं हैं, कोई भी नहीं है, किसको बुलाऊं। एकदम से अजीब सी हो गई, ऐसे लगा जैसे बूढ़ी औरत को अपने बुढ़ापे का एहसास हो जाए तो उसको चक्कर आने लगते हैं, दिल घबराता है। ऐसा चक्कर सा आया कि एकदम से सहारा लेना पड़ा, दीवार का सहारा लिया। वो चीजें पहले ही उसके आगे रख चुकी थी। उन्होंने देखा दूध और वो सैंडविच वो चपड़ चपड़ खा रही है, ऐसे जैसे कुछ सदियों का भूखा होता है। और वो सहारा लेकर खड़ी थी कि आज पहली दफा ना सिर्फ बुढ़ापे का एहसास हुआ बल्कि कमजोरी और नकाहत महसूस हुई, चक्कर से भी आ गए। जब वो खा चुकी तो बोली, घर में केक है, बादाम और अखरोट वाला केक, मुझे बहुत पसंद है, अगर केक है तो मेरे लिए केक लेकर आओ। केक नहीं है घर में कोई केक, कहां से तुम्हारे लिए मैं केक लेकर आऊं। ये जो पीले फूल रखे हैं ना, ये नकली फूल हैं, मुझे नकली फूल बिल्कुल पसंद नहीं है। सफेद गुलाब का फूल मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये नहीं, उठा के फेंको इनको बाहर, नकली फूल क्यों रखती हो, असली फूल रखो। अरे ये तो मालकन बन रही है घर की, तुमने वादा किया था कि मैं चली जाऊंगी खाने के बाद, अपना वादा पूरा करो। हाँ हाँ ठीक है, जा रही। उठी और उसने वो जो शीशे के बाकायदा मर्तबान के अंदर, सफेद शीशे के मर्तबान के अंदर वो नकली फूल उसने सजा के रखे थे पीले से, उसने उठा के टस जमीन पे मारे। वो गुलदान टूट गया, शीशे का गुलदान टूट गया और वो नकली फूल जो जमीन पे गिर गए थे उस पर उसने अपना पांव रखा और उसको जूते से मसल डाला और उसके बाद चलती हुई, गले में वो अपना हार भी पहना हुआ, बाहर की तरफ गई, दरवाजा खोला और निकल गई। मिसेस मुनीर ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया कि शुक्र है ये बला टली। ये क्या चीज थी। वो बिस्तर में चली गई, सोई, लेकिन जब सुबह उठी उनकी तबीयत अजीब सी हो रही थी। ऐसे लगता था जैसे बुखार से जिस्म तप रहा हो। उठी, थर्मामीटर से अपना बुखार चेक किया, बुखार तो नहीं था, लेकिन शायद जिस्म के अंदर कोई बुखार था, थकावट सी थी, उठा भी नहीं जा रहा था। सारा दिन बस हल्का फुल्का खाया, लेटी रही, कोई मिलने वाला तो था नहीं कि कोई मिलने के लिए आ जाता। रात को सोने के लिए लेटी तो एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। उन्होंने ख्वाब में देखा एक पहाड़ है, पहाड़ के नीचे एक ढलान है, कई लोग हैं, सब के सब औरतें और मर्द हैं और वो सारे इकट्ठे चल रहे हैं। उन्हीं के बीच में मिसेस मुनीर भी मौजूद हैं। वो सारे पहाड़ के नीचे ढलान की तरफ जा रहे हैं। एक औरत की आवाज आती है, हम कहां जा रहे हैं पता नहीं, वही लेकर जा रही है जो आगे आगे है, वो जा रही है, हम तो सब उसके पीछे जा रहे हैं, पता नहीं कहां लेकर जाती है। मिसेस मुनीर ने उस वक्त महसूस किया ऊपर आसमान पर गहरे काले स्याह बादल आए हुए हैं और ये औरतें ही मर्द सिर्फ नीचे उतर रहे हैं, कोई इनको लेकर जा रही है, किसी का कुछ भी नहीं पता। तो उसी लम्हे आसमान से बारिश के कतरे गिरना शुरू हो गए। जैसे ही सब पे कतरे गिरना शुरू हो गए,
तो लोगों के मुंह से चीखें निकलना शुरू हो गई। मिसेस मुनीर हैरान हुई कि बारिश के कतरों से लोगों की चीखें क्यों निकल रही हैं। उन्होंने भी अपने चेहरे पे जो कतरे गिरे थे उस कतरे को ऐसे हाथ से टच किया और जब देखा तो वो बारिश के कतरे नहीं, खून के कतरे थे। आसमान से खून के कतरे गिरना शुरू हो गए थे और उसके बाद एकदम से तेज बारिश शुरू हुई। ऐसी तेज बारिश जैसे आसमान से एक कतरों का तूफान सा आ गया हो। तेज कतरे शोर करते हुए बारिश की तरह हर तरफ गिर रहे थे और जमीन लाल सुर्ख होती जा रही थी। जहां बारिश के कतरे जमीन को पानी से भर देते हैं, अब वहां चारों तरफ खून के कतरे गिरने की वजह से जमीन पे खून ही खून था और उन कतरों के गिरने की वजह से सब लोग चीखें मारते जा रहे थे। और मिसेस मुनीर ने देखा चीखें मारते मारते सब जमीन पे गिरना शुरू हो गए और अब वो जहां नीचे पहुंच चुके थे चलते चलते, अब वो एक खुले मैदान के अंदर खड़े थे। औरतें और मर्द सारे जमीन पर गिरे पड़े थे और खून के अंदर उनके जिस्म भर चुके थे। सिर्फ वाहिद मिसेस मुनीर थी जो अपने पांवों पे खड़ी हुई थी, बाकी सब नीचे जमीन पे गिरे हुए थे जो खून में नहाए हुए थे। तभी मिसेस मुनीर की निगाह पड़ी, बिल्कुल सामने कोई खड़ा है। जो औरत ने कहा था वही लेकर चल रही है, पता नहीं कहां लेकर जा रही है। तभी उन्होंने देखा वही लॉन्ग कोट पहने, अपने हाथ में उस डब्बे को बगल में पकड़े वो खड़ी मिसेस मुनीर की तरफ देख रही है और मुस्कुरा रही है। मिसेस मुनीर ने जब उसको देखा कि वही आगे आगे है तो हैरान हुई, ये आगे क्या कर रही है, कि उसने आगे फिर से चलना शुरू किया और हाथ का ऐसे इशारा किया सबको कि आओ मेरे पीछे। और फिर से आगे आगे जो लोग गिरे पड़े थे उठे और इसके पीछे चलना शुरू हो गए। ऐसा ऐसा सारे उठते गए और उठकर चलना शुरू हो गए। फिर से किसी मर्द की आवाज़ आई, बस उसने हुक्म दिया है चलने का तो चलते रहो, रुको मत। और मिसेस मुनीर भी पीछे पीछे चलना शुरू हो गई कि एकदम से जलजला जैसे आया है। जिस जगह पे वो चल रहे थे वो ज़मीन एक ज़ोर से हिली, इतनी ज़ोर से हिली कि सब के सब ज़मीन पे गिर गए और मिसेस मुनीर भी ज़मीन पे गिर गई। और उसके वजूद को एक झटका लगा और झटके से उसकी आंख खुल गई। ये कैसा भयानक ख्वाब था, कैसा अजीबो गरीब और भयानक ख्याल। वो डर सी गई, पता नहीं क्या ख्वाब था, मैं तो हैरान हो गई। खैर 2 दिन उनकी तबीयत अजीब सी रही। तीसरे दिन वो उठी, काफी तबीयत बेहतर हो गई थी। तैयार हुई, खुशबू लगाई, मार्केट चली गई। जिन दुकानों पर वो जाती थी आज उन दुकानों की बजाय वो ऐसी दुकान की तरफ जा रही थी जहां पहले वो बहुत कम जाती थी। शौहर के साथ कभी अगर गई हों तो गई हों, लेकिन उसके बाद तो कभी नहीं गई थी। और जब वो उस दुकान के अंदर दाखिल हुई तो हैरान ये हुई कि वो ऐसे फूलों की दुकान के अंदर दाखिल हो गई थी जहां पे गुलदस्ता बनाया जाता था कुदरती फूलों के साथ, नकली फूल नहीं, असली फूलों के साथ। उस दुकान के अंदर जैसे ही दाखिल हुई तो क्या देखती हैं, दुकानदार एक सफेद गुलाबों का गुलदस्ता तैयार कर रहा है और वो खड़ी इधर उधर फूलों को देखना शुरू हो गई और अपने आप से सवाल कर रही हैं, मैं यहां क्या करने आई हूं, मेरा तो यहां कोई काम नहीं है, तो मैं क्यों आ गई हूं। तो एकदम से उस दुकानदार ने उन सफेद फूलों के गुलदस्ते को, जिसमें 8-10 फूल थे इंतहाई खूबसूरत से सफेद गुलाब के फूल, उनको एक गुलदान में डाला जो शीशे का इंतहाई खूबसूरत गुलदान था और बोला, ये लीजिए आपका ऑर्डर तैयार हो गया है। वो हैरान सी हुई और उससे पूछा, मेरा ऑर्डर? उन्होंने कहा, जी जी, जो आपने ऑर्डर दिया था ये देखिए ना, बिल्कुल वैसे ही तो फूल तैयार कर दीजिए, ये लीजिए और आपके इतने पैसे हो गए। उसे कुछ समझ ना आई, ना चाहते हुए भी उसने पर्स में हाथ डाला, पैसे निकाले और उसे पैसे दे दिए। फूलों का वो गुलदस्ता लिए उस बेकरी में दाखिल हुई जहां से वो अक्सर सामान लेती थी। उनके पास सारा सामान राशन मौजूद था, लेकिन वो फिर भी बेकरी में दाखिल हो गई और उस सामान को देखते देखते मिठाई की तरफ निगाह पड़ी। कहा, ये मिठाई दे दीजिए और ये केक कौन सा है,
ये वाला, ये बादाम और अखरोट का केक है। हाँ, एक ये भी पैक कर दीजिए, और हाँ ये वाले बिस्किट भी, और ये चॉकलेट भी। उसने चीजें पैक करा ली, उस दुकानदार को बिल दिया और सामान लेकर बाहर आ गई। चलती चलती घर के अंदर दाखिल हुई, क्योंकि बाहर किसी वक्त भी आज बारिश हो सकती थी। ये वो हफ्ता चल रहा था जहां पे तेज बारिशें होती हैं, तकरीबन हर रोज बारिश होती है और सर्दी भी बढ़ जाती है। आज शाम से ही बारिश की वजह से सर्दी बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा सर्दी। इक्का दुक्का ही लोग नजर आए, वरना सब अपने अपने घरों में दबके हुए थे। चलती हुई सीधी गई टेबल पे, चॉकलेट, बिस्किट, केक और मिठाई रख दी, और खूबसूरत सा वो गुलदान जिसमें गुलाब के सफेद फूल थे वो भी एक जगह पर उनके साथ रख दिया। उसके बाद किचन के अंदर दाखिल हो गई कि मैं अपने लिए कॉफी बना सकूं, चाय बना सकूं। वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी कि उसी वक्त बाहर बेल बजी। अरे ये कौन आ गया, देखती हूं। चलती हुई दरवाजे पे कहीं जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा सामने मोमल खड़ी है। तुम क्या करने आई हो यहां पे? ये सामान लेकर आई हूं। सामान? कौन सा सामान? तो देखा नीचे एक ट्रंक रखा हुआ है, पुराने दौर का बना हुआ एक ट्रंक, भारी सा एक ट्रंक। वो लकड़ी का बना हुआ था, जैसे बॉक्स होते हैं लकड़ी के, उस तरह के पहले ट्रंक होते थे, लकड़ी का बना हुआ बॉक्स था। बारिश होने वाली है, बाहर बहुत तेज, देख नहीं रही? मेरी मदद करो, मोमल बोली, इसको अंदर लेके चलो। जैसे उसे अकल ही ना आई, एकदम से उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। वो बूढ़ी औरत इतने भारी भरकम को कहां उठा सकती थी, फिर भी उसने पता नहीं क्यों उसके साथ उसको उठा लिया। उठाकर वो सीधा ड्राइंग रूम में पहुंचे। वो बोली यहां नहीं, मेरे कमरे में रखवाओ। मोमल ने जैसे ही कहा तो वो एक कमरा जो उनका खाली था वो उधर ही जाकर उसने ट्रंक को उसके साथ रखवा दिया। जैसे ही ट्रंक जमीन पर रख दिया तो वो बोली हाँ अब उधर आ जाओ। तुम ये ट्रंक यहां क्यों उठा के लाई हो, और क्या है इस ट्रंक में? जैसे उसे होश आ गया। इस ट्रंक में मेरे कपड़े हैं, मेरे जूते हैं, मेरा सामान है। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारा सामान, क्या मतलब है इस बात का? आपको समझ नहीं आई? मेरा सामान है मतलब मैं यहां रहने आ गई हूं, अब मैं यहां रहूंगी मुस्तकिल आपके साथ, तो अपने कपड़े, जूते, सारा सामान लेकर आई हूं। हटिए, मुझे रास्ता दीजिए। और चलती हुई सीधी उस जगह पहुंच गई। ओ, मेरा केक भी आप ले आई हैं, बिस्किट भी हैं, मिठाई भी हैं। हाँ, ये वाले गुलाब के सफेद फूल मुझे पसंद हैं, असली वाले। और उसने गुलाब के फूलों को सूंघा। बहुत अच्छा काम किया है तुमने, बहुत अच्छा काम किया है। रुको, पहले मैं अपनी ये फेवरेट चीजें खाऊं। और उसने चीजें खानी शुरू कर दी। मिसेस मुनीर बोली तुम 8 साल की नहीं हो, तुम 11-12 साल की बड़ी सी लड़की हो, और मैं तुमसे पूछना चाहती हूं क्यों कर रही हो तुम ऐसे? तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? और वैसे भी, मोमल बोली, मैंने क्या किया है? क्यों इस तरह कह रही हो मुझे? ये मेरा घर है और यहां मैं रहती हूं, और तुम इस तरह सामान उठाकर अंदर नहीं आ सकती, जबरदस्ती घुस नहीं सकती। निकलो मेरे घर से, जाओ यहां से। उसने अपनी आंखें निकाली और मिसेस मुनीर को यूं गुस्से से देखकर कहा, जाओ मेरे लिए दूध गर्म करके लाओ और सैंडविच बना के लाओ। मिसेस मुनीर के जिस्म के अंदर एक कपकपाहट पैदा हुई। वो डरती हुई दौड़ी और भागती हुई बाहर चली गई। वो ट्रंक उठाने की वजह से वैसे भी उनका वजूद कांप रहा था। वो बूढ़ी औरत अब इतना भारी कहां उठा सकती थी, लेकिन उसके जैसे शहर में खो गई हो, जैसे उसकी आवाज में ऐसा जादू हो कि ना चाहते हुए भी उसकी मदद कर दी थी। और जब सामान रखवा दिया तब होश आया। भागती हुई
वो थोड़ा सा ही फासले पे जो एक फ्लैट बना हुआ था, उस फ्लैट का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। बेल लगी थी लेकिन बेल नहीं बजाई, बस हवास भागता थी। दोनों हाथों से दरवाजे को पीटा। एक नौजवान लड़का दरवाजा खोलकर बोला, रुको भाई, ये बेल भी लगी है, कौन पीट रहा है दरवाजे को? देखा सामने बूढ़ी खातून खड़ी है। चुप हो गया। वो बोली, मेरी मदद करो बेटा, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे सामने वाले अपार्टमेंट रहती हूं। उसने दरवाजा खोल दिया। आइए आइए, अंदर आइए। वो चलती हुई अंदर गई। किचन में से उसकी बीवी की आवाज आई, कौन है? और सामने आती मिसेस मुनीर को देखा तो वो एकदम से वो भी परेशान हो गई। मिसेस मुनीर भागती हुई अंदर गई और वो बोली, क्या हुआ है, क्या हुआ है? शौहर बोला, ये हमारे सामने रहती है आंटी, वो मिसेस मुनीर हैं। आंटी क्या हुआ है आपको, क्या हुआ है? ये कोई नया जोड़ा आया था शायद, लेकिन जानते थे इनसे मुलाकात नहीं हुई थी। नया शादीशुदा जोड़ा था ये। पानी पानी पिलाओ इनको। जल्दी से बीवी उस नौजवान की पानी लेकर आई, उनको पानी दिया। उनके हाथ कांप रहे थे, कांपते हाथों के साथ आधा गिलास पानी दिया, गिलास वापस किया और हवास बाख्ता जो थे उनको बेहतर करने में शुरू हो गई। लड़की पास बैठ गई, उनकी कमर पे एहतराम से प्यार से हाथ फेरा, हौसला देने के लिए। हौसला कीजिए, हौसला कीजिए, क्या हो गया है बताइए, सब ठीक है ना? कुछ देर के बाद वो बोलने जोगी हुई और कहा, मैं अकेली रहती हूं, मेरे शौहर कब के मर चुके हैं और मेरे घर पे एक लड़की ने कब्जा कर लिया है। वो 11-12 साल की लड़की और जबरदस्ती सामान लेकर आ गई है मेरे घर में, और मैं नहीं उसको जानती वो कौन है, वो जबरदस्ती घुस आई है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, मुझे डर लग रहा था। उसकी आंखों में बहुत अजीब सी कोई बात है, वो बहुत अजीब सी लड़की है। शौहर बोला, आप रिलैक्स होइए, आप परेशान मत होइए, घबराइए मत, परेशानी की कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल होइए, आराम से बताइए कौन है वो लड़की? पता नहीं कौन है, कहां से आई है, बस मैंने उसे एक दफा टिकट लेकर दी थी जब मैं सिनेमा गई थी, उसके बाद वो मेरे पीछे ही पड़ गई है। एक दफा मेरे घर आई और मेरे शौहर का वो कीमती हार भी ले गई। मैंने कहा टल जाए, मैंने जाने दिया, लेकिन अब तो सामान लेकर आ गई है कि मैं यहीं रहूंगी जबरदस्ती। वो मेरा जो साथ वाला कमरा है उसी में उसका सामान भी रखा है। बीवी बोली, आप रिलैक्स हों, रिलैक्स हों। शौहर से कहा, आप जरा देखिए मामले को, कौन है, उस लड़की से बात कीजिए और वो क्यों इस तरह आई है, चलिए आप हमारे साथ। वो बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा अब रुकिए। शौहर से कहा, आप जाइए, उस लड़की से जरा बात कीजिए, क्या चाहती है वो, क्यों आई है? उसने कहा, अच्छा मैं देखता हूं। नौजवान चला गया। वो उससे बैठ के बातें करती रही, हौसला देती रही, कोई बात नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है, आप परेशान ना हो, वैसे भी कोई मसला हुआ तो आप पुलिस को इतला दे सकती हैं, पुलिस आ जाएगी। थोड़ी देर के बाद शौहर वापस आ गया और बोला, आंटी ऊपर तो कोई भी नहीं है, जिस कमरे में आप बता रही हैं ट्रंक रखा है, वहां पे कोई ट्रंक नहीं रखा हुआ, कोई लड़की नहीं है, मैंने हर जगह छान मारी है, कोना कोना देख लिया है, घर में तो कोई भी नहीं है, आपको वहम हुआ है। वहम? कोई है नहीं, कोई भी नहीं है, यकीन मानिए मैं आपका एक एक घर का कोना छान माराया हूं, मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगा? लगता है अकेले रह रह के इंसान कभी परेशान हो जाता है। आप परेशान मत होइए। पहली बात है वहां पे कोई नहीं है, अगर कोई होता भी या कोई ऐसा करता भी है ना आपके साथ, तो आप पुलिस को इतला दे दीजिए, हम आपके साथ होंगे, हम जाएंगे पुलिस स्टेशन आपके साथ। आप पुलिस को इतला दे दीजिए कि आपका घर है, सारे मोहल्ले वाले आपको जानते हैं, हम आपसे मिले नहीं लेकिन हम आपके बारे में जानते हैं, तो पुलिस उसको खुद ही निकाल देगी, आप घबराइए मत। और ऊपर अभी कोई भी नहीं है, जाइए, दरवाजा अभी बंद ना कीजिए, आप सुकून से देखिए, और देखने के बाद कोई मसला हो मुझे आकर बताइए, हम लोग दोनों आपका इंतजार करेंगे। उसने कहा ठीक है। वो चलती हुई अपने घर के अंदर दाखिल हुई। शायद वाकई मैं बूढ़ी हो गई हूं, और बुढ़ापे में होता है इंसान को ऐसे चेहरे नजर आते हैं, ऐसा खौफ महसूस होता है, ऐसा बहुत कुछ महसूस होता है जो हकीकत में नहीं होता। ये वो सोचते हुए आगे बढ़ी।
सीधा उसी कमरे में गई जहां पे ट्रंक रखा हुआ था। जहां जाकर देखा वहां पे कोई ट्रंक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कमरे के एक एक कोने को देखा, एक एक जगह को देखा, वहां पे कोई भी नहीं था। फिर उस कमरे में गई जहां पे उसने चॉकलेट, केक, वो सब कुछ उनकी आंखों के सामने चट कर गई थी। वो सब कुछ वैसे का वैसे रखा हुआ था। है, वो तो खा गई थी, ये तो सब कुछ वैसे रखा है। लगता है सही कहा है उन्होंने, बुढ़ापे में इंसान का दिमाग अजीब सा हो जाता है। अकेले रहने से ऐसे ख्याल आते हैं। शायद वाकई अगर वो होती तो उनको नजर आती, होती तो उनका सूटकेस नजर आता, वो ट्रंक सा नजर आता, और ये खा चुकी थी तो ये कैसे बाकी है। फिर भी उन्होंने घर के कोने कोने को देख लिया, वो लड़की कहीं थी ही नहीं। मेरा वहम था, क्या हो गया है मुझे। हाँ, बूढ़ी हो गई हूं, ये सोचते हुए मुझे मेरे ख्याल में किचन में कॉफी पीनी चाहिए, चाय पीनी चाहिए। वो सीधी किचन में अभी दाखिल ही हुई थी कि उनको पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई थी। वो एकदम से मुड़ी हैं और जैसे ही मुड़ के देखा है तो पीछे वही मोमल खड़ी थी और बोली, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे दूध और सैंडविच बना कर दो और तुम बाहर निकल गई। तुमने सुना नहीं? क्या कहा है मैंने तुमसे? फौरी तौर पे मेरे लिए दूध और सैंडविच बनाओ। निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं वो ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो गई, वो हवास बाख्ता हो गई थी। निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, मैं पुलिस को बुला लूंगी। वो जोर जोर से बोलना शुरू हो गई और वो एकदम से बोली, पुलिस? तू बुलाएगी पुलिस को? तू जानती है पुलिस? इस नाम से नफरत है मुझे। ये जो मेरी बगल में अकड़ू दबा हुआ है ना, अकड़ू इस डब्बे के अंदर, उसने भी मुझे पुलिस की धमकी दी थी कि निकलो मेरे घर से वरना मैं पुलिस को बुलाता हूं। और मुझे इस लफ्ज से नफरत है। जैसे ही उसने पुलिस का कहा था, उस अकड़ू को फिर मैंने इस डब्बे में बंद कर दिया था। अब तुझे इस डब्बे में मैं बंद करने लगी हूं, इसको मार के अब तू इस डब्बे में कैद होगी, इस अकड़ू की जगह, क्योंकि तू भी अकड़ू है। और उसी वक्त मिसेस मुनीर को एक चक्कर सा आया जोर से और धड़म से वो नीचे गिर गई। जब उनको होश आया तो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसी वक्त देखा मोहल्ले के कई लोग उनके इर्द गिर्द खड़े हैं। वो नौजवान जोड़ा जिनके पास वो मदद के लिए गई थी वो भी खड़ा है, और एक शफीक सी हस्ती जिनका नाम था शफीक अहमद, वो भी बुजुर्ग सी हस्ती उनके सिरहाने बैठे हैं। उनको आंखें खुलता देखकर बोले, खुदा का शुक्र है आप होश में आ गई हैं। उन्होंने उठने की कोशिश की तो बूढ़ी औरतें बोली, नहीं नहीं, आप लेटे रहिए, आप लेटी रहिए। वो लेट सी गई, जैसे समझ ना आ रही हो। आखिरी मंजर याद आया, क्या वो ख्वाब था या क्या था? बहुत सारे सवाल थे जो वो पूछना चाह रही थी कि एकदम से वो मेहरबान हस्ती जिनका नाम हाजी शफीक अहमद था, बुजुर्ग से, खूबसूरत से चेहरे वाले, बूढ़े से थे, एकदम से बोले, अब ये होश में हैं, अब आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं अपने घरों को। और उस मियाँ बीवी के जो बिल्कुल सामने रहते थे उनसे कहा, आप दोनों रुक जाइए। बाकी ने कहा, हाँ ठीक है, अब हम चलते हैं, हम फिर इनका पूछने के लिए आएंगे। और सब उनका शुक्रिया अदा करके चले गए। अब वहाँ पे हाजी शफीक अहमद और वो नौजवान लड़का और लड़की जिनसे वो मदद मांगने के लिए गए थे वो बैठे थे। अब वो इस अंदाज में घूर रही हूँ जैसे पूछना चाह रही हूँ, मैं बिस्तर पे कैसे आई हूँ, ये क्या है? तो वो लड़का और लड़की बोले, हाँ हमने इनको हाजी साहब को इतला दी है और मोहल्ले वालों को। लड़का बोला, आपसे कहा था ना कि आप ऊपर जाइए और देखिए, कुछ आपको महसूस हो तो हमें बता दीजिएगा, हम आपके साथ थाने चलेंगे, मोहल्ले वालों को बुला लेंगे। और आप ये कहकर गई थी, हाँ मैं ऊपर देख कर आती हूँ। अब अंदर चली गई, लेकिन मेरे शौहर टेंशन में थे। औरत बोली, मैंने उनसे कहा आप दरवाजे के बाहर खड़े हो जाइए।
और मैं भी उनके साथ खड़ी हो गई। मुझसे भी अजीब सा महसूस हो रहा था। आपकी हालत हम देख चुके थे। आप अंदर दाखिल हो गई कि मेरे शौहर को अंदर बोलने की आवाज़ आई। आप कुछ बोल रही थी। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। मैं थोड़ी सी दूर खड़ी थी, मैं भी करीब चली गई और जब मैंने कान लगाया तो मुझे क्लियर किसी की बोलने की आवाज़ आई। आपकी एक डरी हुई आवाज़ थी और आप कुछ कह रही थी और उसके बाद एक धड़म की आवाज़ आई। मुझे लगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। मैं भागती हुई अंदर चली आई। औरत थी, जानती थी आप अकेली हैं, मैं तो आ सकती थी। मैं भागती हुई जब अंदर आई, आपको आवाज़ें दी, आपने कहीं से मेरी आवाज़ का जवाब न दिया। तो मैं जब किचन में पहुंची तो आप ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। मैंने शौहर को आवाज़ें दी, वो भागते हुए अंदर आ गए और मैंने उनके कहा मोहल्ले वालों को जगाओ, बुलाओ। और हमने मोहल्ले वालों को आवाज़ें दी, उनको भी बुलाया और वो सब लोग आपकी मदद के लिए आ गए। आपको देखा, आप बेहोश हैं। आपको बूढ़ी औरतों ने सबने मिलकर बिस्तर पे लुटाया। और फिर अगली बात, आपको ये हाजी शफीक साहब हैं, हमारे जानने वाले हैं, बहुत मेहरबान हैं। इनको हमने इतला दी थी, ये भी बर वक्त पहुंच गए। अब आपको आगे ये बताएंगे। हाजी शफीक साहब ने कहा, हाँ, जब इन्होंने मुझे बुलाया और बताया कुछ ऐसी बातें हैं तो मैं आपके घर में आ गया। और उस लड़की का नाम मोमल है ना? उसकी आंखें मिसेस मुनीर की ऐसे खुली और हैरान रह गई कि मैंने नाम तो किसी को नहीं बताया। उन्हें अपनी गर्दन को हिलाया। हाँ, वो मोमल ही है। वो जिन्नात के कबीले से है, एक बिगड़ी हुई छोटी जिनजादी। उसकी हरकतों की वजह से उसको कबीले से निकाल दिया गया है। जिन्नात की उम्रें कई 100 साल होती हैं। हम बज़ाहिर जिनको समझते हैं कि ये बच्ची 8 साल की है या 11 साल की है, ऐसा नहीं होता। ये जब इनकी उम्र कब बाज़ औक़ात जो बड़े बड़े कबीले होते हैं उनकी उम्र 400 साल हो जाए, 250 साल हो जाए, 200 साल हो जाए, तो उस वक्त उनकी कदो कामत इसी तरह होती है जैसे आपने उस बच्ची मोमल की देखी, जो इंसान नहीं, एक 250 साल की जिनजादी है जो अभी बच्ची है। और जब वो आपको सैनमा के बाहर मिली थी तो आपने उससे सवाल भी पूछा था, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उसने आपको जवाब नहीं दिया था। वो आपको कैसे बताती मैं एक जिनजादी हूं? और उसने उस जो डब्बे की आपको कहानी सुनाई थी कि इसमें अकड़ू है, वो सही कह रही थी। जब उसको कबीले से निकाल दिया गया है तो वो इंसानी आबादी में उसने आते ही ढूंढना शुरू किया है किसी ऐसे इंसान को जो अकेला रह रहा हो और उसके साथ वो रह सके। वहीं पे उसने रफाकत हुसैन नामी एक शख्स का इंतखाब किया जो एक बूढ़ा था और अपने घर में अकेला रहता था। उसी के पास वो इसी अंदाज में पहुंची कि वो एक रहमदिल और शफकत से पेश आने वाला इंसान था। उसके बाद भी वो ऐसी ही मासूमियत से गई और उसने उस पर तरस खाया कि एक बच्ची जिसको उसने कहा कि उसका कोई माँ बाप नहीं है, उसे घर से निकाल दिया गया है, एक फर्जी कहानी सुना के वो उसके साथ रहना शुरू हो गई। शुरू में तो वो बच्ची समझ के उसका ख्याल रखता रहा कि माँ बाप आएंगे, उनके हवाले कर दूंगा, और उसने उसको यही कहा था मेरे माँ बाप जब मुझे माफ़ कर देंगे मुझे लेने आ जाएंगे। वो उसे खिलाता पिलाता रहा, उसका बच्ची की तरह एक बेटी समझ के, एक बूढ़ा शख्स था, ख्याल रख रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस पर अयां होना शुरू हुआ कि इसकी आदत अजीबो गरीब हैं। उसके होते हुए घर में ऐसा कुछ हो रहा था जो नामुमकिन था। वो जब खाने पे आती थी इतना ज़्यादा खा जाती थी, कोई हैरान हो जाता था कि एक बच्ची इतना ज़्यादा नहीं खाती, और वो मीठे की बहुत शौकीन थी। और उसके घर को ऐसे इस्तेमाल करना उसने शुरू कर दिया जैसे घर की मालकन वो हो और वो उसका मुलाजिम। और फिर उसने उसे डांटना शुरू कर दिया, और वो डांटने पे शदीद गुस्सा हो जाती कि खबरदार मुझे डांटा तो। और जब उस शख्स को महसूस हुआ कि ये तो मेरे घर की मालकन बनने जा रही है, जिस तरह इसने घर पे होल्ड कर लिया, बच्ची समझ के मैं जिसको प्यार दे रहा था, हर बात में अपनी बात मनवाती है, ये करो ये करो ये करो, उसने कहा ऐसे नहीं चलेगा। उसने उसे धमकी दी कि निकलो मेरे घर से। और जब उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसने
पुलिस की जब उसे धमकी दी तो वाकई वो उससे गुस्सा आ गया, और इतना शदीद गुस्सा आया कि उसने उसे बिस्तर पर गिरा दिया, इस अंदाज में जैसे इंसान कोमा में चला जाता है। और उसको बिस्तर में कोमे में डाल दिया और उसके हमजाद को कैद करके उस डब्बे में डाल दिया। जब तक उसका हमजाद वो कैद था वो बिस्तर पे पड़ा रहता, और अगर वो इसका हमजाद को आज़ाद कर देते तो वो ठीक हो जाता। वैसे भी वो काफ़ी बूढ़ा था। जब वो बिस्तर पर चला गया और बाहर 1-2 दिन तक नहीं निकला तो मोहल्ले वाले उसे, बहुत मानूस था, मोहल्ले वाला उसका ख्याल रखते थे, वो भी बच्चों का ख्याल रखता था। जब देखा वो बाहर नहीं आ रहा तो वो समझे बीमार हो गया है। वो गए अंदर, देखा तो वो कोमे में था, न जिंदा न मुर्दा, उसकी सांस चल रही थी, उसकी आंखें बंद थीं, वो एक बेहोशी की हालत में था। मोहल्ले वालों ने तरस खा के उसको अस्पताल पहुंचा दिया, और ये डब्बा लेके हर वक्त साथ इसलिए फिर रही थी कि इसको नया घर मिले और वो उसको मार डाले। ये क्या करती, एक नए घर के तलाश में फिर रही थी कि उसकी मुलाकात आपसे हुई। सैनमा से उसने देख लिया और उसके बाद उसको पता चल गया आप कहाँ रहती हैं। वो जिनजादी थी, वो आपके पीछे आ गई। आपने सवाल भी किया, उसने जवाब नहीं दिया। वो आपके घर को उसने देख लिया, और फिर आपका वो परिंदा जो रात को कभी नहीं गुनगुनाता का आपने देखा था कैसे गुनगुना रहा था, आपको उसी वक्त शक पड़ गया था। और वो आपके घर में इस तरह करना शुरू हो गई थी जैसे वही घर की मालकन हो, और आप जो ख्वाब देख रही थी वही आपको ख्वाब दिखा रही थी कि इन सबको मैं लेकर चल रही हूं। वो जो एक काफिला सा था जिसके आगे आगे वो चल रही थी, इसका मतलब ही यही था कि इस काफिले को मैं लेकर चल रही हूं, तुम भी इस काफिले में शामिल हो। कितने लोगों को मैंने आगे लेकर जाना है, जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसको मार डालूंगी, खून की नदियां बहा दूंगी, खून की बारिश कर डालूंगी। वो आपको इस तरह का ख्वाब इसलिए दिखा रही थी, डरा रही थी कि मेरी बात ना मानी तो मैं मार दूंगी, तुम्हें नहीं, इन सबको। आप उस ख्वाब के बाद क्या हुआ, सीधी गई उसका केक ले आई, उसकी मनपसंद मिठाई ले आई। आप होश में नहीं थी। जब उस दुकानदार के पास गई उसने कहा ये लें, आपका गुलदान तैयार है, आपने तो ऑर्डर नहीं दिया था। ये उस गुलदान को खुद ऑर्डर दे के आई थी और उसे पता तक ना लगा कौन ऑर्डर देकर गया है। जब आप वहां पे गई तो उसके दिमाग पे उसी ने कब्जा किया था। आपको देखते ही उसने कहा ये लें, जैसे उसे याद आ गया हो आप ऑर्डर दे के गई हैं जो आपने ऑर्डर नहीं दिया था। आपने गुलदान उठाया, उसकी मनपसंद मिठाई ली, वो आपसे ऐसा करवा रही थी और घर आकर रख दी। वो अपना ट्रंक लेकर आ गई थी। आपका दिमाग उसके कंट्रोल में जा रहा था, लेकिन अल्लाह का भी एक निज़ाम है। जो इबादत गुजार नेक लोग होते हैं अल्लाह उनको फिर बचा ही लेता है। कि वहीं पे क्या हुआ कि आपका दिमाग कुछ लम्हे के लिए उसके जादू से निकल गया और आप भागती हुई बाहर चली गई मदद के लिए। और वहीं पे आपने इन मियाँ बीवी को बता दिया। जब ये शोहर ऊपर आया उसने देखा तो वहीं कुछ भी नहीं था। उसने एक एक कोना छान मारा, उसे लगा कि आपका वहम है। लेकिन आप जितनी घबराई हुई थी, जितनी टेंशन में थी, उन्होंने यही आपको कहा ज़्यादा मसला तो पुलिस को बता दीजिएगा, वरना अमूमन बुढ़ापे में ऐसा महसूस होता है। लेकिन फिर भी बीवी और शोहर टेंशन में थे, इसलिए आपको भेजा और दरवाजे के पास खड़े हो गए और वो आपके पीछे आ गई। आप जानती हैं, जिस वक्त आप चीख मारकर बेहोश हुई हैं उस लम्हे वो आपके हमजाद को भी डब्बे में कैद करने जा रही थी। वो सिर्फ इतना करती कि आपके हमजाद को डब्बे में कैद कर देती और पहले से मौजूद हमजाद को, उसकी आत्मा को वो मार डालती, और उसके मारने से वो अस्पताल में लेटा हुआ शख्स मर जाता और आप कैद हो जाती। कैद से मुराद बिस्तर पे पड़ जाती, इस अंदाज में जैसे इंसान ना जिंदा होता है ना मुर्दों में होता है। और फिर वो धड़ल्ले से इस घर पे रहती, क्योंकि आपने भी उसे पुलिस की धमकी दे दी थी। अगर आप ये धमकी ना देती, कुछ अरसे तक उसके साथ रहती तो वो भी इसी तरह खुशी से रहती। जब आप निकालने की बात करती और धमकी देती तो फिर वो आपको उस बॉक्स में बंद करती। लेकिन जब आपने चीख मारी और गिर गई तो ये मियाँ बीवी भागते हुए
अंदर आ गए। बीवी आई और उसने आते ही शौहर को भी बुला लिया, तो वो समझ गई। एकदम से वो उन दोनों पे कुछ ना कर सकी। वो इतनी जल्दी कुछ हुआ था कि वो रुक गई, और वो भी भागे मोहल्ले वालों को बुला कर ले आए। जब मोहल्ले वाले भी सारे जमा हो गए तो उसने अपना वो बॉक्स, वो सामान जो पहले ही वो गायब कर चुकी थी, क्योंकि जब आप उसके सामने केक मिठाई रख चुकी थी तो आपने देखा था वो सब कुछ खा रही है, और देखते ही देखते सब कुछ हड़प कर गई थी। और जब आप वापस गई हैं तो सब कुछ वैसे का वैसे रखा था। इस नौजवान ने भी आपको बताया था कि केक और मिठाई तो वैसे रखी है, जिस बात पे आपको भी लगा था शायद मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरा वहम है, क्योंकि उसने तो केक और मिठाई खा ली थी। तो जब इस नौजवान ने आपको बताया केक और मिठाई तो वैसी की वैसे रखी है, किसी ने खाई तक भी नहीं, तो आप भी धोखे में आ गई। वो उसने नई ला कर रख दी थी। शुक्र यह हुआ कि आपके बेहोश होते ही ये पहुंच गए। अगर ये ना पहुंचते, आपकी कोई अच्छाई, आपकी नेकी आपके काम आ गई, आप भी कैद हो चुकी होती। लेकिन हुआ ये कि मैं मोहल्ले वालों के होने के बाद पहुंच गया, और जब मैं इस घर में दाखिल हुआ तो इस घर के अंदर जो एक स्मेल फैली हुई थी, उस बदबू को मैंने महसूस कर लिया था कि ये इंसानों की नहीं, एक जिन्नात की बू है। और उसको सूंघते ही मैं समझ गया। और फिर सब आपको होश में लाने के लिए जमा हो गए, लेकिन मैं पढ़ाई करता रहा, और उतनी देर में मुझे सारी कहानी समझ आ गई। कुछ राज की बातें होती हैं, मैं भी किसी उस्ताद का शागिर्द हूं रूहानी तौर पे। बस यूं समझो कि मुझे रहनुमाई मिल गई और सारी बात से मैं आगाह हो गया। और जानती हैं, वो भाग गई है, और ना सिर्फ वो भाग गई है बल्कि उसके बॉक्स के अंदर जिसका नाम उसने अकड़ू बताया है, उसका असली नाम रफाकत हुसैन है। रफाकत हुसैन, एक बूढ़ा जिसको उसने कैद किया हुआ था, अब वो ठीक हो चुका होगा या हो गया होगा, क्योंकि उसकी आत्मा, उसके हमजाद को उसने आज़ाद कर दिया है। क्योंकि मेरे आने के बाद वो जान गई थी कि मैं किन के साथ जुड़ा हूँ, मेरी निस्बत किन के साथ है, मैं कौन हूँ। बस हम लोग होते हैं अल्लाह के, फ़कीर होते हैं, फ़कीर लोग होते हैं। इस फ़कीर के आने पर उसको भी पता लग गई थी, इसलिए वो उसके डब्बे में बंद अकड़ू के हमजाद आत्मा को छोड़ के भाग गई है। इतनी दूर भाग गई है कि मैं उस तक ना पहुँच सकूँ। और हाँ, मैंने मोहल्ले वालों को इसलिए भेजा है कि ये बात मैं मोहल्ले वाले के सामने बताता तो वो सब घबरा जाते, परेशान हो जाते, डर जाते, क्योंकि ये मियाँ बीवी हैं, नौजवान हैं, समझ सकते हैं, इसलिए इनको मैंने बैठने दिया है। किसी के सामने बात नहीं की। आज के बाद वो तुम्हारे इस घर में नहीं आएगी। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, जब तक आप जिए बस अपनी इबादत की तरफ तवज्जो रखिएगा। अगर अल्लाह ने आपको औलाद नहीं दी, इसमें भी कोई उसकी खास हिकमत है, लेकिन ऐसी कोई मखलूक इस घर में दोबारा दाखिल नहीं होगी। जाने से पहले भी मैं इस घर के अंदर ऐसा दायरा कड़ा कर दूंगा कि आप मुतमईन रहिएगा। और इन दोनों बच्चियों के साथ, उस नौजवान और उस लड़की की तरफ कहा, इनसे ज़रूर ताल्लुक़ रखिएगा, इनकी तरफ आना जाना रखिएगा। और आप दोनों से भी मैं यही कहता हूँ, बच्चों, उससे रिश्तेदार थे, उसके कोई मिलने वाले थे, कि मैं आपकी भी ड्यूटी लगा के जा रहा हूँ, आपने इनका ख्याल रखना है। उसके बाद उन्होंने उस घर को दायरा कड़ा किया। एक मेहरबान शख्स थे, गुमनाम शख्स थे, और वहाँ से चले गए। उस नौजवान ने और उस लड़की ने काफ़ी अरसा उनका ख्याल रखा। वो इस तरह ज़िंदा रहीं, आना जाना रहा, और काफ़ी सालों के बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई। लेकिन वो जाने से पहले अपनी पूरी जायदाद, अपना प्रॉपर्टी, अपना सारा कुछ उस नौजवान लड़की और लड़के के नाम कर गई थी, जो इतनी अटैच हो गए थे उनके साथ कि फैमिली की तरह उनका ख्याल रखते थे, खाना पकाकर उनको खिलाते थे, दिन रात उनकी इतनी खिदमत की थी कि उन्होंने अपनी सारा कुछ उन्हीं के नाम कर दिया था, क्योंकि वो किराए के मकान में, फ्लैट में रहते थे। वो भी अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे दोनों नौजवान, लेकिन एक वक्त आया उन्होंने भी ये वाली बात बता दी थी, क्योंकि उनको जानने वालों का सवाल था कि ये कैसे आपके पास आ गया इतना कुछ। उन्होंने कहा, उन्होंने हमारे नाम किया था, हमने नहीं उनसे कहा था, ना हमारे दिल में लालच थी, उन्होंने हमारी खिदमत से खुश होकर किया था। और निकलवाने वाले असल कहानी क्या है निकलवा ही लेते हैं, उनसे भी उगलवा लिया था और उन्होंने सारी कहानी बयान कर दी थी कि
कि दोबारा उनकी ज़िंदगी में कोई मोमल नामी लड़की नहीं आई थी। और हाजी शफीक अहमद साहब ने यह भी बताया था कि अब वो भाग गई है, उसका क्या करना है, वो जो मेरे ऊपर हैं हस्ती, वो अब उनका काम है, वो अब आगे करेंगे, ये बताना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा था। तो ये एक अजीबो गरीब और अनोखी कहानी थी। जैसे मैंने शुरू में कहा, कुछ वाक़यात जिन्नात से जुड़े हुए तो होते हैं, लेकिन कुछ अजीबो गरीब ऐसे होते हैं जिनको सुनने के बाद एक लर्ज़ा तारी हो जाता है। आपकी क्या फीलिंग है ये कहानी सुन के, आपको क्या लगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।